मुकेश अंबानी ने हाल ही में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। मुकेश अंबानी ने ये एस्टिमेट दिया है कि 2047 तक भारत 40 लाख करोड़ डॉलर की इकॉनमी बन जाएगा। वहीं भारत के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी का एस्टिमेट 30 लाख करोड़ की इकॉनमी के आंकड़े पर आकर रुक जाता है। आखिर किसका एस्टिमेट सही है और इन दोनों में से कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही बोल बैठा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर पता लगाते हैं। अंबानी या अडानी, किसकी बात 2047 तक सच निकलेगी या फिर ये दोनों ही गलत साबित होंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी ने हाल ही में पंडित दीनदयाल एनर्जी विश्वविद्यालय के 10वें कॉन्वेक्शन फंक्शन में कहा कि भारत 3000 अरब डॉलर की इकॉनमी से बढ़कर 2047 तक 40,000 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। अगर आज की बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और प्रेजेंट में केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के पीछे है। फिलहाल भारत की इकॉनमी 3.469 ट्रिलियन डॉलर्स है और ये लगभग 8.5% के एस्टिमेट से बढ़ रही है। अब अंबानी के ऐसे कहने के पीछे की वजह क्या थी? तो इसका जवाब ये है कि अमृतकाल यानी कि गोल्डन पीरियड के दौरान देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेगा। क्लीन एनर्जी, बायो एनर्जी और डिजिटल रेवोल्यूशन जैसी 3 गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस आने वाले डेकेड्स में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की शुरुआत करेंगे। चलिए अंबानी की इन तीनों फैक्टर्स को देखते हैं जिसकी वजह से इंडिया आने वाले समय में इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात करें तो इंडिया का डेली पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन 800 वॉट्स था। हाल ही में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हुए बड़े अपग्रेड्स की वजह से भारत के 6 लाख से ज्यादा विलेजेस में अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। आज से 2 दशक पहले तक सिर्फ 5 लाख विलेजेस में ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी। अब इन डेवलपमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ा और अब इंडिया का डेली पर कैपिटा कंजप्शन सीधा पहुंच चुका है 1300 वॉट्स पर। इंडिया जिस रेट से आगे बढ़ने की सोच रहा है तो उस हिसाब से 2035 तक हमारे देश का टोटल एनर्जी कंजप्शन 128% से बढ़ सकता है। अगर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो गैस की कंजप्शन 135% से बढ़ेगी, कोल की 121% से और तेल की 118% से। इतनी बढ़ती हुई एनर्जी कंजप्शन के साथ आने वाले 20 साल में भारत सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश बन जाएगा। इसका साफ सा मतलब ये है कि आने वाले समय में इंडिया को करंट रिसोर्सेज के मुकाबले डबल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से गवर्नमेंट के हाल ही में लिए गए इनिशिएटिव्स इंडिया की रिन्यूएबल सोर्सेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे कि एडिशनल 19,500 करोड़ के फंड्स का एलोकेशन सोलर PLI स्कीम के लिए और सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स का इंट्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ अभी और भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो सिर्फ क्लीन एनर्जी पर ध्यान देंगे। मुकेश अंबानी ने हाल ही में सोलर एनर्जी के सेक्टर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया था। एक देश जो अपने एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अपने देश के फ्यूचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर इंडिया आने वाले समय में अपनी बढ़ती हुई रिसोर्सेज की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाई तो 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी का गोल सिर्फ एक मिथ बनकर रह जाएगा। अब डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो इंडिया टाइम के साथ साथ डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए अपनी इकोनॉमी में एक शिफ्ट लेकर आ रहा है। पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव रिफॉर्म्स और लोगों की बढ़ती हुई इनकम्स की वजह से इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर निकल चुकी है। आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के साथ डिजिटल इकोनॉमी भारत को आने वाले समय में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी को बनने में मदद करेगी। इसको अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई रिफॉर्म्स निकाले हैं, जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे आप UPI के नाम से जानते होंगे। इसी के साथ डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करना, एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट प्रोवाइड करना और डिजिटल पेमेंट्स को असिस्ट करने के लिए रिफॉर्म बनाना। जिस स्केल पर अभी काम चल रहा है उस हिसाब से डिजिटल इकोनॉमी भारत के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सिर्फ अंबानी ही नहीं है जो आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। अंबानी के साथ साथ सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जब देश की आजादी के 100 साल पूरे हों तो वो डेवलप्ड नेशंस में से एक गिना जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र मंत्रियों और इंडस्ट्री के दिग्गज भी मान रहे हैं कि इस ड्यूरेशन तक भारत इस दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इसके लिए सरकार कई योजनाओं को लेकर बढ़ रही है और अगले 25 सालों को अमृत काल का नाम दिया गया है, जिस ड्यूरेशन में भारत ऐसी पहल करेगा जिससे डेवलप्ड नेशन बनने का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में भारत को 5,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी
और ग्लोबल इकोनॉमिक ताकत बनाने का इंटेंशन रखा था। अब भारत यहाँ पहुँच पाएगा या नहीं, तो इसको जानने के लिए हम आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी कहाँ पर होगी, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। अगर हम अभी के साइंस को देखें तो भारतीय इकोनॉमी को लेकर अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक करंट फाइनेंशियल ईयर के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जोर डालने से मैन्युफैक्चरिंग को गति मिलेगी और इसी के साथ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत 5000 अरब डॉलर की इकोनॉमी बनने की राह पर रहेगा। बीते फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 में टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड 34% बढ़कर 27.07 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था। ये कोविड-19 की 3 लहरों के बाद इकोनॉमी में तेज रिवाइवल दिखता है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते जरूर कुछ समय के लिए हमारी इकोनॉमी को झटका लगा था, लेकिन सरकार ने हाल के वर्षों में मार्केट वैल्यू पर जीडीपी ग्रोथ रेट को 10% से ऊपर कायम रखा है। जीएसटी देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने को लेकर एक बड़ा कदम रहा है। अब हम बात करें टोटल कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की, तो ये 2021-22 में 8.6 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6.5 लाख करोड़ रुपए था। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक ये देखता है कि बिना छूट के साथ कम रेट वाली नई इजी टैक्स रिजीम कामयाब रही है। कंपनियों के लिए कारोबार को एक्सेस करने में आसानी हुई है और कुल मिलाकर इकोनॉमी को गति मिल रही है और इसी के साथ सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 49% बढ़कर 14.10 लाख करोड़ रुपए रहा था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 20% बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपए रहा। ये इंडियन इकोनॉमी में तेजी और टैक्स इवेशन पर रोक लगाने को लेकर उठाए गए कदमों का नतीजा है। महामारी से अफेक्टेड इकोनॉमी को इन्वेस्ट के जरिए तेजी देने के मकसद से करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अंदाजा लगाया गया है। पिछले साल 2021-22 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए था। इस दशक के एंड तक कहां होगा इंडिया? अब हम बात करें कि इस दशक के अंत में यानी साल 2030 में कहां होगी, तो इसका जवाब ये है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। उस समय तक भारत की जीडीपी का साइज जर्मनी और ब्रिटेन से भी आगे हो जाने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का पूरा मौका है। हमारे ऐसा कहने के पीछे कुछ वजह है, चलिए आपको जरा उसके बारे में एक एक करके बताते हैं। दुनिया से दूर होता हुआ चीन अपनी आक्रामक पॉलिसीज के चलते एशिया ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से दूर होता जा रहा है और यही वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स में चाइना की इमेज गिरती जा रही है। इस साल की शुरुआत से खासकर रूस और यूक्रेन के बीच हुई वॉर के बाद से चीन में हो रहे फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी तेजी से गिरते जा रहा है और इतना ही नहीं, चीन के लिए परेशानी और भी बढ़ रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना फंड वहां से धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। अब जाहिर सी बात है कि किसी का नुकसान किसी के लिए फायदा बनता है। इन्वेस्टर्स के पैसे निकलने से इसका सीधा फायदा भारत को मिलना तय है। भारत के ओपन मार्केट में यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है और इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इंडियन मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करेगी। अब वापस चीन के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पर आए तो इस साल सिर्फ जनवरी से मार्च के बीच फॉरेन इन्वेस्टर्स के चीन करेंसी युआन में बॉन्ड के तौर पर किए इन्वेस्टमेंट से 150 अरब डॉलर निकाल लिए थे। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की मई महीने की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस साल जनवरी महीने में चीन के कैपिटल इनफ्लो यानी विदेशी निवेश का आना देखा गया, लेकिन फरवरी और मार्च में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स निकालने की स्पीड इतनी बढ़ गई कि ये क्वार्टर उनका किसी भी साल का सबसे बुरा समय बन गया था। अप्रैल में भी चीन की इकोनॉमी की यही स्पीड जारी रही। वॉशिंगटन में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस का अंदाजा है कि इस साल करीब 300 अरब डॉलर की संपत्ति का आउटफ्लो चीन से अमेरिका की तरफ हुआ है, जो 2021 के मुकाबले 2 गुना है। साल 2021 में कुल 129 अरब डॉलर वैल्यू की संपत्ति चीन से अमेरिका गई है। इससे आने वाले समय में चीन की इकोनॉमी और तेजी से गिरती हुई नजर आएगी। निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया का हब बना। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम देश में निर्माण को बढ़ावा दे रही है। पिछले कुछ समय में हमारे देश में मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 24,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट किया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 42,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में
भारत में 22.93 करोड़ व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब इन आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7 दशकों में व्हीकल्स का प्रोडक्शन 5700 गुना तक बढ़ा है। इसी के साथ टू व्हीलर के प्रोडक्शन के मामले में भारत पहले और कार प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। कार्स की बिक्री के मामले में भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। और इतना ही नहीं, इस समय 100 से ज्यादा देशों को भारत कार एक्सपोर्ट कर रहा है। विदेशी निवेश की पसंद बना भारत। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब रिपोर्ट्स की माने तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एशिया में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 76% सिर्फ भारत में इन्वेस्ट किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने एशिया के 9 बाजारों में 59,876 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से 45,506 करोड़ रुपए सिर्फ भारत में इन्वेस्ट किए गए हैं। इन्वेस्टर्स को भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ कोविड के बाद पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन की जंग के कारण अमेरिका यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगाई। रूस और यूक्रेन की जंग को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। जंग के कारण यूरोपीय देशों में नेचुरल गैसेस की सप्लाई में कई ब्लॉकेजेस आई हैं। कई कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। पहले ही इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ने की वजह से यूरोपियन देश रिसेशन की कगार पर पहुंच चुके हैं और इसका असर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1 साल से कम समय में चौथी बार ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अपने फोरकास्ट को घटाया है। जिन लोगों को ना पता हो हम उन्हें बता देते हैं कि IMF यूनाइटेड नेशंस की मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है। बाकी देशों के रिसेशन में जाने से और हमारी इकोनॉमी के स्टेबल रहने से आने वाले समय में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर इस हिसाब से देखें तो इस दशक के अंत तक इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। यानी 17 सालों में हमारे देश को 30 ट्रिलियन तक का सफर तय करना होगा। अगर हम अमृत काल में अपनी प्रोग्रेस रेट को डबल रख पाते हैं तो हाँ, मुकेश अंबानी के एस्टिमेटेड फिगर तक भारत पहुंच सकता है। अगर इस प्लान को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम अडानी के लगाए हुए एस्टिमेट तक भी ना पहुंच पाए। आपको इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत 2047 तक 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।